हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो पानी की बोतल जरूर ले लेना साथ में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत लंबा है, सोच के ही करना है, थक जाओगे आप। 54 क्वेश्चन टोटल जो इनके क्वेश्चन है, और ये मेरा आज तक का सबसे लंबा पेपर है। तो इनकी इंटरव्यू के क्या क्या क्वेश्चन थे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इन्होंने मुझे पूछे। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी एक नर्स हो और हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको इसी तरह की वीडियोस डेली डेली मिलती रहेगी। इन्होंने क्या है कि सेक्शन में बांट रखे हैं सारे अपने, है ना। तो सबसे पहला जो था इन्फेक्शन कंट्रोल करके इनका सेक्शन था। इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था नोजोकोमियल इन्फेक्शन मीन्स पेशेंट एक्वायर्ड इन्फेक्शन बिफोर एडमिशन इटसेल्फ, एक्वायर्ड इन्फेक्शन आफ्टर 24 आवर्स ऑफ एडमिशन, एक्वायर्ड इन्फेक्शन आफ्टर 24 आवर्स ऑफ आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एडमिशन। तो इसमें जो उन्होंने पूछा था कि कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन अगर उसको हुई है तो उसका क्या मतलब है, कब उसको हम बोलेंगे कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। तो इसका देखो जो राइट आंसर है वो है 48 आवर्स। तो अगर 48 एडमिशन के 48 आवर्स के बाद पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन होती है तो वो उसका है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, या फिर इसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेंशन पीरियड ऑफ स्टरलाइजेशन आइटम ऑटोक्लेव सेट इंस्ट्रूमेंट रैप्ड इन क्लॉथ्स। तो जितने भी स्टरलाइज आइटम्स होती हैं या फिर ऑटोक्लेव होता है या ईटीओ करके जो भी उन्होंने रखा होता है उसकी डेट क्या है। ऑप्शन ये रखे हैं 3 मंथ, 1 ईयर, 7 डेज, 72 आवर्स। तो 3 डेज इसका टाइम होता है। जितनी भी मतलब स्टरलाइज आइटम होती है ये 3 डेज के लिए हम रखते हैं। तो एक होती है एसएमएस शीट, ब्लू कलर की एक शीट होती है, अगर उसमें कवर करा हो तो उसके लिए 1 मंथ का टाइम होता है। तो 1 मंथ के लिए आप उस सेट को रख सकते हो। उसमें जो भी मतलब अगर चाहे उसमें सेंटर लाइन के सेट करा हो चाहे कट ऑन सेट हो तो उसकी 1 मंथ की डेट होती है। लेकिन ये जो होता है ये 72 आवर्स का, इसका जो राइट आंसर है स्टेलाइज स्टार्टिंग के लिए 72 आवर्स है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द नर्स हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू प्लेस आईवी लाइन टू पेशेंट हैज एक्टिव टीबी एंड एचआईवी। द नर्स शुड वियर विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी इक्विपमेंट। दो चीज़ें दिमाग में रखो, टीबी और एचआईवी। तो ये दोनों चीज़ें अगर पेशेंट को है तो नर्स को क्या क्या चीज़ें पहननी है। स्टीराइल गाउन, स्टीराइल ग्लव, ठीक है, एचआईवी की वजह से हमने ग्लव पहन लिए, मास्क टीबी की वजह से लगा लिया, गॉगल्स, गॉगल्स वैसे लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सेकंड वाले में देखते हैं सर्जिकल कैप, कैप भी लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ग्लव लगाने की ज़रूरत है, मास्क लगाने की ज़रूरत है, शू कवर भी लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। थर्ड वाले में हम देखें तो डबल ग्लव, गाउन और मास्क। देखो ये डबल ग्लव है, इसके लिए इसको भी हम राइट नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, मास्क भी ठीक है हमें पहनना होता है, ग्लव भी हमें पहनने हैं और गाउन भी हमें पहनना है। तो ये तीनों चीज़ें पहननी है, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है फोर्थ वाला। हमेशा आपको डिजीज़ कंडीशन का याद रखना है। टीबी जो कि आपको पता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकती है, तो उसके प्रिवेंट उसको बचाएगा क्या क्या, मास्क और गाउन। और एचआईवी जो है वो ब्लड से हो सकती है तो उसको बचाएगा ग्लव हमारा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिवर्स बैरियर नर्सिंग मीन क्या क्या मतलब है। तो आंसर इनका जो लिखा हुआ है, द प्रिवेंट कंटेजियस disease from being spread from the patient to other, segregate infection patient in room to prevent the spread of infection, remove the barrier nursing। देखो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वाला ही है कि रिवर्स बैरियर नर्सिंग का मतलब क्या होता है कि कोई एक इन्फेक्टेड पेशेंट है, उस पेशेंट से हमें या फिर दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स बैरियर नर्सिंग। और हमसे डायरेक्ट पेशेंट को ना हो वो है बैरियर नर्सिंग, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है ये है फर्स्ट वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या है, इसका जो राइट आंसर है ये है डिस्ट्रक्शन ऑफ रिमूवल ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड दियर स्पोर्स। तो स्पोर्स को याद रखना, जिसके साथ इंक्लूड दियर स्पोर्स लिखा है वही इसका राइट आंसर होता है स्टरलाइजेशन के लिए। उसके बाद है हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन हैंड वॉशिंग प्रोसीजर। तो इनका जो राइट आंसर है वो है 11 स्टेप्स होते हैं टोटल हैंड वॉशिंग प्रोसीजर में WHO के अकॉर्डिंग, है ना। तो इनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिफिब्रिलेटर द पीडियाट्रिक पेडल इज देयर विद अडल्ट पेडल। मतलब अडल्ट पेडल के साथ साथ पीडियाट्रिक पेडल भी होते हैं। तो वो राइट आंसर है, मतलब राइट आंसर ये है कि ट्रू, हाँ होते हैं। आपने अगर कभी ना देखा हो तो आज ही अगर आप काम कर रहे हो तो आज ही आप हॉस्पिटल में जाना, जब भी आपकी ड्यूटी होगी तो जाके जो अडल्ट वाले पेडल है उसको रिमूव करना, नीचे से छोटे छोटे से पीडियाट्रिक वाले होंगे, है ना। नहीं तो आप वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हो कि पीडियाट्रिक वाले जो है उसी के नीचे होते हैं। उसके बाद है एम्बू बैग स्टैंड फॉर। एम्बू बैग की जो फुल फॉर्म है वो बहुत बार पूछते हैं तो आपको पता होनी चाहिए, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट बोलते हैं इसको। ठीक है, एम्बू बैग को, एम्बू बैग की फुल फॉर्म ये है। और ये 2-3 बार मुझे, एक बार कैलाश हॉस्पिटल नोएडा वाले में मैं गया था वहाँ पे पूछा था, मेदांता हॉस्पिटल वालों ने भी एम्बू की फुल फॉर्म पूछी थी मुझसे, और मूलचंद हॉस्पिटल में जब गया था उन्होंने भी एम्बू बैग की फुल फॉर्म पूछी थी।
तो ये आप जरूर थोड़ा पढ़ के जाना। मतलब यहाँ पे तो ठीक है, आपको लिखा हुआ है ना, 4 ऑप्शन दिए, तो आप इसमें से टिक कर लोगे, लेकिन इंटरव्यू के दौरान अगर आपसे पूछे तो मे बी आप भूल जाओ, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो उसके बाद है फ्रॉम द फॉलोइंग पिकअप्स विच इज़ नॉट चेक्ड बाय कार्डिक मॉनिटर। कार्डिक मॉनिटर के साथ इनमें से कौन सा ऐसा वाइट चीज़ है जो कि नहीं हम चेक कर सकते। एस पी ओ टू होती है, आपको पता है, प्रोब वहाँ पे लगी होती है, हम चेक कर सकते हैं। हार्ट रेट हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम चेस्ट लीड कनेक्ट करते हैं तो होता है। बीपी भी हम चेक करते हैं, लेकिन आरबीएस जो है वो आपको पता है कि हम ग्लूकोमीटर के साथ चेक करते हैं, तो ये मॉनिटर पे चेक नहीं होती है। तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि इन्होंने यही पूछा है कि नॉट नॉट चेक्ड, है ना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल एसपीओ2 रीडिंग इज, नॉर्मल एसपीओ2 की रीडिंग क्या है। तो 95 to 100% होता है ये, है ना, मतलब ये परसेंट में लिखते हैं, ये mmFHG लिखा है, इसलिए ये आंसर गलत है। 95 वाला आंसर जो मतलब परसेंट वाला जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। कोड ब्लू एंड सीपीआर का भी इन्होंने अलग अलग, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया ना कि सेक्शंस इन्होंने बना रखे हैं। कोड ब्लू रेफर टू किस चीज़ के लिए होता है, फायर इमरजेंसी, कार्डिक इमरजेंसी, मिसिंग चाइल्ड या नेचुरल डिजास्टर। तो राइट आंसर आपको पता है कार्डिक इमरजेंसी है। मतलब बहुत ईजी से कुछ कुछ क्वेश्चन है इनके। मेथड टू चेक सर्कुलेशन, सीपीआर के दौरान हम जो सर्कुलेशन चेक करने के लिए कैरोटिड पल्स ही देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है, फील द कैरोटिड पल्स, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने पूछा है, इफ़ रेस्पिरेशन इज़ नॉट प्रेजेंट देन इमीडिएटली स्टार्ट सीपीआर या गिव टू रेस्क्यू ब्रेथ या इंटूबेट द पेशेंट। तो पहले सबसे हमारा जो काम है वो सीपीआर करना है, ता जो सर्कुलेशन जो है बनी रहे और ब्रेन को जो है ब्लड जो जाना शुरू हो जाए, ठीक है। उसके बाद रेशो इन्होंने पूछी है, तो रेशो का सबको पता है 30:2। तो बहुत देखो कितने इजी से क्वेश्चन लग रहे हैं ना आपको। एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो एडमिशन प्रोसेस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे। पेशेंट राइट टू हैव नॉलेज ऑफ ट्रीटिंग फिजिशियन, वो ऑब्वियसली पेशेंट को पता होना चाहिए कि कौन सा फिजिशियन मुझे ट्रीट कर रहा है। नेक्स्ट टू हिम, उनके साथ में कौन सा पेशेंट रहेगा वो भी उनको पता होना चाहिए। ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ द फिजिशियन, ऑब्वियसली जो फिजिशियन जो है उनको ट्रीट कर रहे हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि ये सारे आंसर ही राइट है। तो ये इसलिए राइट है क्योंकि ये सब चीज़ों की पेशेंट को नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है वाइल गिविंग ओरिएंटेशन टू द पेशेंट रिगार्डिंग हॉस्पिटल एनवायरनमेंट इट इज़ नेसेसरी टू गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग विजिटिंग पॉलिसी। तो इसका जो राइट आंसर यस ही है, और हमेशा हम पेशेंट को विजिटिंग पॉलिसी के बारे में बताते हैं, क्योंकि पेशेंट अगर आईसीयू के अंदर है या आईसीयू के अंदर पेशेंट बार बार कभी उनके रिलेटिव आ रहे, कभी घर वाले आ रहे, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट को इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि और ज़्यादा दूसरे भी पेशेंट होते हैं उनको भी इन्फेक्शन हो गई, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं उनको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो इसलिए जो विजिटिंग पॉलिसी है वो रिस्ट्रिक्ट करी जाती है कि आपको 2 ही टाइम पे मिल सकते हैं, एक बार सुबह एक बार शाम को, जो जो भी टाइम होता है, चाहे वो 10 से 10:30 का और शाम को 6 से 6:30 का, मतलब जो भी हॉस्पिटल का अलग अलग विजिटिंग पॉलिसी होती है। और वैसे ही सेम वार्ड के अंदर होता है कि आपको एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट ही अलाउ होता है। उसके बाद है वाइल द नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट हाउ यू नो द वेदर द पेशेंट इज एबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी ऑफ लिविंग। तो इसमें उन्होंने यही पूछा है कि कोई पेशेंट है, जब आप उनकी इनिशियल असेसमेंट कर रहे हो, नर्सिंग इनिशियल असेसमेंट, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट जो है अपनी डेली लिविंग एक्टिविटी कर पा रहा है कि नहीं। देखो इसमें ऑप्शन जो दिए ना, जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको आराम से ही समझ आ जाएगी। पेशेंट इज़ इंडिपेंडेंट, अगर पेशेंट इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली सारी अपनी जो भी डेली लिविंग एक्टिविटी वो कर सकता है, चाहे उठना बैठना खाना खाना सुसु पॉटी सब कुछ है ना, खुद कर सकता है। उसके बाद है पेशेंट नीड्स असिस्टेंट, तो जिस पेशेंट को असिस्टेंस की ज़रूरत हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, जब बेड से ऐसे उठ के सीधा नहीं बैठ सकता, साइड नहीं ले सकता, खाना नहीं खा पा रहा है ना, तो उनको मतलब वो डेली लिविंग एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए हम इसको जो आंसर है वो गलत है। पेशेंट इज डिपेंडेंट, अगर किसी के ऊपर डिपेंड है तो भी वो डेली लिविंग एक्टिविटी खुद नहीं कर पा रहा है। ऑल ऑफ द अबव भी गलत है, क्योंकि ये सारे आंसर ये तीनों गलत है ना, तो राइट आंसर है ये, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट है, पेशेंट खुद सब कुछ कर सकता है, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है। उसके बाद है ब्रेडन स्केल इज मीन्ड फॉर पेन असेसमेंट स्केल या फिर फॉल स्केल या फिर प्रिडिक्टिंग प्रेशर सो रिस्क या फिर बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। तो देखो इसका जो राइट आंसर है ये है कि प्रिडिक्टिंग प्रेशर सोर। तो प्रेशर सोर के लिए हम ब्रेडन स्केल का यूज़ करते हैं, ब्रेडन से याद रखते हो, ब्रेडन मतलब बेड सोर, बी फॉर ब्रेडन, बी फॉर बेड सोर, है ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। उसके बाद नर्सिंग प्रोसीजर्स के बारे में भी है, तो इसमें लिखा है यूरिनरी कैथेटर क्या है वो, क्लीन प्रोसीजर है, स्टरलाइज प्रोसीजर है या नन ऑफ द अबव। तो ये स्टरलाइज प्रोसीजर है, हमेशा स्टरलाइज ग्लव और स्टरलाइज आपको सारी चीज़ें ओपन करना है, स्टरलाइज सेट आपको ओपन करना है और वो यूज़ करना है, क्योंकि इन्फेक्शन कोई भी इनवेलिंग प्रोसीजर आप कर रहे हो
मतलब पेशेंट की बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ आप भेज रहे हो, चाहे वो कैनुला भेज रहे हो, चाहे वो फॉलिस भेज रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लाइन डाल रहे हो, चाहे वो इंटुबेशन के लिए एंडोट्रिकल ट्यूब डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, वो सारे स्टेलाइज प्रोसीजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वाइल गिविंग डेथ केयर ऑल द ऑर्नामेंट टू द ऑफ द पेशेंट्स, मतलब जब पेशेंट एक्सपायर हो जाता है तो पेशेंट के जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, मतलब जो भी उन्होंने ज्वेलरीज पहनी होती है, उसका क्या करना है, नॉट टू बी रिमूव्ड। आंसर गलत है क्योंकि हम ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, उसको निकाल लेते हैं। टू बी हैंडेड ओवर टू द पेशेंट रिलेटिव एंड डॉक्यूमेंटेड, ये राइट आंसर है क्योंकि हम हमेशा हैंड ओवर कर देते हैं पेशेंट के अटेंडेंट को और डॉक्यूमेंट कर देते हैं। अटेंडेंट है, रिलेटिव है, कोई भी है, आपको डॉक्यूमेंट करना है पेशेंट का नाम, पेशेंट की UHID सब कुछ लिख के, उसके बाद जो बंदा ले रहा है उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके सिग्नेचर, टाइम, डेट, किस टाइम पे आपने दिया है, वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। और 2 बंदे जरूर होने चाहिए जब भी आप उनको दे रहे हो, है ना, मतलब एक मेन अटेंडेंट हो और एक उनके साथ जो है कोई भी उनका रिलेटिव हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में लिखा था कि टू बी हैंडेड ओवर टू सिक्योरिटी एंड डॉक्यूमेंट, नहीं, सिक्योरिटी गार्ड को हम नहीं देते हैं, और नन ऑफ द अबव भी गलत है ना, ये तीनों ऑप्शन गलत है, तो राइट आंसर यही है इसका। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्यूशन यूज टू क्लीनिंग द साइट ऑफ कैनुलेशन, कैनुला जब डालते हो तो वो साइट को क्लीन करने के लिए कौन सा सोल्यूशन, बिटाडीन को नहीं यूज़ करते हैं, बिटाडीन तो हम यूज़ करते हैं फॉलिस डालने के लिए, सेवलॉन का यूज़ भी नहीं करते, ये तो हम करते हैं फॉलिस को क्लीन करने के लिए। 70% अल्कोहल स्वैब का हम यूज़ करते हैं जब भी हम कैनुला डालते हैं, तो ऐसे जिस भी जगह पे आपको डालना है तो 70% अल्कोहल स्वैब के साथ क्लीन करना है। सलाइन का भी गलत है क्योंकि सलाइन के साथ हम क्लीन नहीं करते, सलाइन के साथ तो मतलब हम नॉर्मल फ्लश कर सकते हैं लेकिन क्लीन नहीं कर सकते। तो अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि है, लेकिन अगर मैं सारे बताने लग गया तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। बाकी अगर अगर आपको ये सारे क्वेश्चन चाहिए, ये सारे क्वेश्चन का एक्सेस चाहिए और इंटरव्यू के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबके बारे में एक्सेस चाहिए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरे कोर्स के दौरान आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आपको चाहिए और आपकी इंटरव्यू आराम से ही क्लियर हो जाएगी और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगी। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको सारी चीज़ें ही मिल जाएगी। तो अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, नहीं तो फिर नीचे आपको लिखा भी दिखाई दे रहा होगा मेरा नंबर, तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आपको अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो ही आप इस पे व्हाट्सएप करना, अदरवाइज आपको कुछ और पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि क्योंकि व्हाट्सएप का नंबर मैंने ओनली उन्हीं स्टूडेंट के लिए रखा है जो कोर्स ज्वाइन करते हैं, क्योंकि सबका अगर रिप्लाई मैं व्हाट्सएप पे देने लग जाऊँ ना तो मेरे से नहीं हो पाता है ऐसे। तो बाकी अगर आपको करना है कोर्स ज्वाइन तो आप बता सकते हो, क्योंकि अभी मैंने कोर्स के प्राइस जो है नए साल की वजह से कम भी कर रखे हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर करो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट इंटरव्यूज। तो हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।